हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। आज मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं जो अधूरा काम था, छोटा सा अधूरा काम। कौन सी? सॉल्यूशन चैप्टर का जो हम एसर्शन रीजन 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो पार्ट 1। उसमें कौन कौन सी टॉपिक कवर था? कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ। और आज हम बाकी जो सेकेंड आधा है, सेकेंड आधा कौन सी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हंटर फैक्टर, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके ऊपर फिर दोबारा मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। चलो फिर टाइम वेस्ट ना करके फिर डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन का पार्ट 2। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और हंटर फैक्टर। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक? तो आओ, फर्स्ट क्वेश्चन, assertion reason. The vapor pressure, assertion the vapor pressure of a liquid decreases if some non-volatile solute is dissolved in it. ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। क्यों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ऐड करते हो सॉल्यूशन में, सो दैट विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सॉल्यूशन। तो कुछ सरफेस में होंगे, जो सरफेस में होंगे सो दोज विल ब्लॉक द एस्केप ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से रेट ऑफ एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। The relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute in the solution, है ना? तो उसमें फॉर्मूला क्या था बताओ? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक? तो इसका मतलब उसका एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं हुआ? बताओ, एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ठीक है? एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था? एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स है, दोज आर कवरिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट, सो द रेट ऑफ एस्केप डिक्रीजेस। दोनों सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, the vapor pressure of 0.1 molar sugar solution is less than that of 0.1 molar potassium chloride। potassium chloride का फॉर्मूला क्या है? KCl, है ना? तो KCl is dissociated to give K plus and Cl minus। तो यहाँ पे वांटर फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। हम यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन को कंसीडर कर रहे हैं। अगर वांटर फैक्टर 2 हो गया, अब बताओ, तो वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 m sugar solution is less than that of 0.1 m potassium chloride solution। ये सही है, ठीक है? ये सही है। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया। अब बताओ ये सही है गलत है? 0.1 m शुगर सोल्यूशन, तो लोअर किसका होगा? लोअर तो पोटेशियम क्लोराइड का होगा, तो ये गलत है, ये गलत है। तो असर्शन गलत हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किस में कम है? शुगर में कम है, ठीक है? 0.1 मोलर, और इसमें अगर दोनों आयन को कंसीडर करो 0.2 मोलर हो जाएगा। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका कम है? वेपर प्रेशर पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन का कम है और शुगर सोल्यूशन का ज्यादा है, तो असर्शन गलत हो गया। तो अगर असर्शन गलत हो गया तो फिर ऑप्शन डी है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, मतलब उसको वेरीफाई करने के लिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये सही है, क्योंकि जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसी हिसाब से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। रिलेटिव लोअरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो डी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है, तो ऑप्शन डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें नेक्स्ट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।
ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है नहीं है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब सही भी है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ मोर एंड मोर सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन बिकमिंग हायर एंड हायर। अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा, तो फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। याद आ रहा है? डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा। तो इसमें क्या लिखा है? इफ मोर एंड मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन बिकमिंग हायर एंड हायर। नहीं, लोअर एंड लोअर, डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो असर्शन गलत हो गया। तो रीजन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डजंट अलाउ द सॉल्यूशन टू फ्रीज। ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? डजंट अलाउ द सॉल्यूशन टू फ्रीज। ये तो सॉल्यूशन को यहां पे क्या लिखा है? सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट डजंट अलाउ द सॉल्यूशन टू फ्रीज। ये भी गलत हो गया। तो अगर असर्शन और रीजन दोनों गलत हो गए तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसमें देखो स्टूडेंट, ये नहीं है कि एबीसीडी ऑप्शन सारे एक जैसे ही होंगे। तो कई बार एबीसीडी ऑप्शन में सीक्वेंस चेंज होता है, या एबीसीडी ऑप्शन इसमें देखो, अगर प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें दोनों गलत थे, बट इसमें दोनों गलत, एक ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर दे स्वेल एंड बर्स्ट। सही है, क्योंकि प्योर वाटर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्लड सेल को माइग्रेट करेंगे, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट हो जाएगा तो फिर वो बर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल डाइल्यूट्स द सॉल्ट कंटेंट। ये भी सही है, बट इसमें क्या दिया है? बर्स्ट क्यों हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है वो सही है, बट बर्स्ट क्यों हो रहा है, स्वेलिंग क्यों हो रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, दोनों सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सही नहीं है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो सही है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमें पता है। तो बट जो असर्शन है वो गलत हो गया। तो अगर असर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन इसमें क्या है? डी है, असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। बट इससे पहले जो पिछले क्वेश्चन क्या है देखा था हमने, असर्शन रीजन दोनों गलत था ऑप्शन डी में। तो ये चीज तुमको ध्यान से देखना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये भी सही है, आरओ सिस्टम रिवर्स ऑस्मोसिस तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए यूज होता है। ये सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water squeezed out of the sea water through the membrane। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर से हम हायर प्रेशर दे रहे हैं तो प्योर वाटर माइग्रेट होता है टुवर्ड्स दो कंपार्टमेंट हैविंग प्योर वाटर, और एक साइड में जो सॉल्ट है, सॉल्ट ही डिपोजिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो डीसैलिनेशन इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, है ना। तो ये दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया बताओ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन डिफ्यूजन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑकर इन वन डायरेक्शन ओनली। बताओ ये सही है नहीं है? इन डिफ्यूजन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑकर इन वन डायरेक्शन ओनली। नहीं, डिफ्यूजन में किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी में क्या है? रीजन भी फॉल्स होना चाहिए। देखते हैं, इन ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑकर इन बोथ द डायरेक्शंस। ये भी नहीं, सही नहीं है। ऑस्मोसिस बोथ डायरेक्शन नहीं होता। ऑस्मोसिस में हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया है? बोथ द डायरेक्शंस।
ये गलत है, ये वन डायरेक्शन, ये भी गलत है, ये रिवर्स होना चाहिए था। तो डिफ्यूजन में बोथ डायरेक्शन और ऑस्मोसिस में वन डायरेक्शन। तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो ऑप्शन क्या आ गया? डी। ऑप्शन इज डी। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ नाफ्थलीन, एंथ्रासिन एक्सेट्रा। कैम्फर एक सॉल्वेंट जैसे यूज होता है, जो असर्शन दिया है, कैम्फर एक सॉल्वेंट जैसे यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक नाफ्थलीन एंड एंथ्रासिन। कैम्फर हैज हाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कैम्फर का हाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता नहीं है, बट ये सही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। कैम्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस लाइक नाफ्थलीन एंड एंथ्रासिन, ये सही है, बट कैम्फर का हाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of acetic acid molecules in benzene is more than the actual value of the solute। सही है, क्योंकि इसमें डाइमेरेज होता है। अगर आप एसिडिक एसिड की बात कर रहे हो तो एसिडिक एसिड में ये हो गया, देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो ये डाइमेरेज होता है। एसिडिक एसिड में ये डाइमेरेज होता है ना। तो डाइमर कैसे होता है ये देख लो। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे, तो डाइमेरेज हो गया। तो डाइमेरेज अगर होगा तो फिर उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा अबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो अबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डाइमेराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ए। ये सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole KCl in 1 kg of water increases the boiling point 2 into 0.52। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी इंटू भांटा फैक्टर। तो KCl का भांटा फैक्टर कितना है? 2 है। तो इसका मतलब उसका जो भी हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके डबल हो जाएगा। और मोलालिटी कितना है? 1 है। तो इसका मतलब I इंटू KB, केबी वैल्यू कितना है? 0.52 दिया है ऑलरेडी, है ना। केबी वैल्यू कितना दिया है? 0.52। तो अगर केबी वैल्यू 0.52 दिया, डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा? आई इंटू केबी, 0.52 इंटू 2, ये सही है। ठीक है, 1 मोल ऑफ KCl इन वाटर रिलीजेस 1 मोल ऑफ K प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस। तो अगर 1 मोल ऑफ K प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस अगर वो रिलीज कर रहे हैं, जिसके वजह से I के वैल्यू कितना हुआ? I के वैल्यू 2 हुआ। अगर I का वैल्यू 2 हुआ तो फिर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताओ? ए। नेक्स्ट देख रहे हो स्टूडेंट? ओके, तो देखो जो भी क्वेश्चन है काफी वेराइटी क्वेश्चन है, हर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखो और उसको क्वेश्चन चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जैसे भी तुम्हारी मर्जी है। Assertion, the boiling point of 0.1 m urea solution is less than 0.1 m KCl solution। अच्छा बताओ, यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एलिवेशन किस में ज्यादा होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट है, KCl में। अगर कंप्लीट आयोनेशन होता है तो भांटा फैक्टर 2 है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? KCl का ज्यादा होगा। अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट KCl का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा? यूरिया का होगा। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ठीक है, तो लेस देन दैट ऑफ दिस, ये सही है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्यों? अभी जैसे हमने लिखा था डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, ये आ गया समझ? तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों सही भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये पता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था।
ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस, ये सही नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जनरली यूज नहीं होते फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मासेस, ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। नेक्स्ट, NaCl in water and organic acid in benzene show abnormal molar masses. NaCl in water and benzene किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में बेंजीन शो abnormal molecular masses। अभी हमने देखा था बेंजीन का, बेंजीन में एसिडिक एसिड, तो इसका मतलब ये सही है नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि NaCl in water क्या होता है, डिसोशिएट होता है Na+Cl-। नेक्स्ट, abnormal molecular mass is obtained when substance in the solution undergoes dissociation like NaCl और association like benzene। ये दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब ए हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन KF, सही है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। इट डिपेंड्स मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो सही है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये दोनों सही है। तो अगर ये दोनों सही है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन KF, ये सही है या गलत है, गलत है। क्यों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक है। और डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीजन तो सही है और असर्शन गलत है, ठीक है। रीजन सही है और असर्शन गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स, इसमें ऑप्शन जो होगा assertion is false and reason is true, assertion is false, reason is true, ऑप्शन सी। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, टाइपिंग मिस्टेक होता ही है, ठीक है। assertion is false but reason is true, क्यों, क्योंकि देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन KF, ये नहीं होता। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मोलालिटी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो है मोलालिटी को डिसाइड करता है। नेक्स्ट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नोन एज द मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। एक होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये असर्शन सही है, इट कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, नहीं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट कंटेन्स 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब असर्शन सही है बट रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन सही है बट रीजन गलत है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हम बाकी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सही है, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। मान लो वाटर ले रहे हो, वाटर के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा, और बाकी बेंजीन ले रहे हो उसके लिए भी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये गलत हो गया, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, और कोई सॉल्वेंट का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बराबर होगा, ये बिल्कुल नहीं है। जैसे आप भांटो फैक्टर ले रहे हो, वो भी सबके लिए बराबर नहीं होता, वो डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब जैसे आप एवोगाड्रोस कांस्टेंट ले रहे हो, प्लैंक्स कांस्टेंट ले रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट वो भी एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रीजन तो गलत है बट असर्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट, 18, वांटो फैक्टर इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इलेक्ट्रोलाइट मीन जो डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होकर कुछ आयन बनाते हैं, तो वांटो फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर डिसोसिएट हो रहा है कुछ ना कुछ तो आयन बनेगा ही, है ना, तो ये सही हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये भी सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ रहा है, ये किसके लिए, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हंटर फैक्टर का वैल्यू होगा डिसोसिएशन की वजह से ग्रेटर देन 1 होगा। दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट, introduction of Hunter factor signifies the change in molalities with respect to the number of particles present in solution after dissociation association। ये सही है। देखो, change in molalities, molality means number of moles of the solute। जब वो डिसोसिएट होगा, मान लो NaCl ले रहे हो, जब डिसोसिएट होगा तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मान लो 1 मोल NaCl ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस 2 हो गया, तो इसका मतलब मोलालिटी भी उसी से चेंज हो गया, तो ये सही है। अब हंटर फैक्टर कैन बी नेग्लेक्टेड इफ मोलालिटी रिमेन द सेम, मींस अगर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो फिर हंटर फैक्टर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये दोनों सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल चेंजेस एंड हेंस द मोलालिटी चेंजेस। अगर वो होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट करेक्ट है। नेक्स्ट में देखो, हंटर फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में आप अगर ले रहे हो तो कितना पार्टिकल बनना चाहिए, तो पार्टिकल ये होना चाहिए 2Al3 प्लस 3 सल्फेट माइनस। तो इसमें क्या दिया है, हंटर फैक्टर विच इज 75% डिसोसिएट 4। तो अगर 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है ना, तो 1 मोल कितने मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है, 5 मोल्स में, तो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 75%। तो 5 इंटू 75 अपॉन 100, तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, 5 इंटू 75/100 तो कितना हो गया 3.75, और इसमें अगर वो 75% डिसोसिएट हुआ है तो 1 माइनस 0.75 दैट इज 0.25, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 3.75 प्लस 0.25, तो कितना आ गया टोटल, दैट इज 4। बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, जो भी अनडिसोसिएटेड रहा एल्यूमिनियम सल्फेट का वो तो उसी सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है ना, ठीक है, ये समझ आया 4। तो हंटर फैक्टर इक्वल टू टोटल मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली एडेड। तो इनिशियली जो ऐड किए थे और जो टोटल एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है, इनिशियली कितना ऐड किया था हमने 1 ऐड किया था, वो डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट कितना है, ये 3.75, ये 0.25, तो कितना हो गया 4/1 दैट इज इक्वल टू 4, वही दिया है। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं हुआ बताओ, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए और ये जो आंसर की मैंने डिस्प्ले किया हूं, तो एक बार देख लो, अगर किसी ने सारे आंसर की ढंग से नहीं देखा था तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आंसर की उसमें मेंशन नहीं है, आंसर की उसमें मेंशन नहीं है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंसर देख लेना, ठीक है। तो होप ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है तुम लोगों के लिए, ये जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रंग लाएगा। चाहे तुम कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेई, सीयूईटी, सब में आजकल आसर्शन रीजन क्वेश्चन आते ही हैं और आसर्शन रीजन में ही ज्यादातर स्टूडेंट अटक जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।